सभी मित्रों को नमस्कार। आज मैं सुनाने जा रही हूँ कुर्तुल एंड हैदर जी की कहानी दो सयाह अर्थात दो पर्यटक। सुनते हैं कहानी। सितंबर 1965 के दूसरे हफ्ते में एक रोज़ सुबह आगरा के एक मगरिबी होटल में ब्रेकफास्ट की सुरीली घंटी बज चुकी थी और चंद यूरोपियन और अमेरिकन सयाह बरामदे में और घास पर बिछी हुई कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे कि एक सफ़ेद रंग की रोल्स रॉयस फाटक में दाखिल होकर बरामदे के सामने रुकी। सफ़ेद बुर्राक वर्दी में झिलमिलाते गोरे चिट्टे शोफर ने, जिसकी पलकें और बाल बादलों की तरह रुपहले थे, उतरकर पिछला दरवाज़ा खोला। सुरमई रंग के सूट में मलबूस एक वजीह अर्थात विशाल गेहुआ रंगत सफ़ेद मूँछों, पुरसुकून चेहरे और मजबूत डील डॉल वाला 55 साला शख्स और हरे रंग के स्लैक्स और सफ़ेद स्वेटर पहने एक शानदार औरत, जो चेहरे मोहरे से बरतानवी मालूम होती थी, कार से बरामद हुई। मर्द के दाहिने हाथ की अंगूठी का बहुत बड़ा हीरा धूप में बिजली की कौंध की तरह चमका। बारीक भौंवों, लिपस्टिक से आरी पतले पतले होठों और सुनहरे बालों वाली औरत भी 40-45 के पेटे में थी। दूसरे सयाहों ने रॉल्स को चौंक कर देखा। इन दो शानदार नौवा रिंदों अर्थात नवांगतुकों पर नज़र पड़ी और अपने अपने अखबारों की तरफ मुतवज्जह हो गए। इन दोनों के साथ कोई सामान नहीं था। वह सीढ़ियां चढ़कर बरामदे के काउंटर की तरफ बढ़े। मर्द के बाएं पांव के मामूली से लंग के बावजूद उसकी चाल में शाहाना दबदबा था। औरत भी बेहद बावकार अर्थात गौरव से पूर्ण थी। गुड मॉर्निंग सर, मैडम, रिसेप्शन क्लर्क ने मुस्कुराकर कहा। वेलकम टू आगरा। मर्द ने जवाबन सर को खफीफ सी जुम्बिश दी। क्लर्क ने रजिस्टर का वर्क पलटते हुए दरियाफ्त किया। डबल रूम सर? 2 सिंगल रूम, मर्द ने तमकनत से जवाब दिया। क्लर्क ने कलम पेश किया। मर्द ने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ कलम पकड़ा और रजिस्टर पर इस तरह नज़र डाली जिससे जाहिर होता था कि अपनी अंग्रेज साथी के हमराह ज़रा मशकून अर्थात संदिग्ध हालात में यहाँ आया है और शायद कलम संभालने की उसे आदत भी नहीं है। घाघ और तजर्बाकार क्लर्क ने आहिस्ता से खांसकर कहा, आपका पासपोर्ट नंबर सर? पासपोर्ट? मर्द ने दफ़अतन अर्थात अचानक गुस्से और हैरत से दोहराया। अब औरत ने मामला संभालने की कोशिश की। कलम उसके हाथ से ले लिया और ज़रा सोचते हुए रजिस्टर में लिखा, श्री M.A. मिर्ज़ा, कौमियत हिंदुस्तानी, मिस E. हेनरी, कौमियत बरतानवी। आपका पासपोर्ट नंबर और पूरा पता मैडम? क्लर्क ने इस्तफसार अर्थात निवेदन किया। पासपोर्ट और पता? मैं अपना पासपोर्ट दिल्ली भूल आई हूँ। औरत ने जरा घबराकर मगर फ़ौरन बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, सॉरी मैडम, यह होटल का कानून है। दूसरे यह कि आजकल इंडो पाक की जंग की वजह से हमें ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ रही है। क्लर्क ने कहा, मैं नई दिल्ली बरतानवी हाई कमीशन को फ़ोन करके आपके मुतालिक चेक कर लूँ? माफ़ कीजिएगा मैडम, यह महज रस्मी खानापुरी है। बरतानवी हाई कमीशन? हरगिज़ नहीं। औरत ने बड़े शिकायती अंदाज और गुस्से में झुंझलाहट के साथ जवाब दिया। क्लर्क अब इस नौवरिद शानदार जोड़े को बाकायदा शक भरी नज़रों से देख रहा था। मर्द ने अब अपनी साथी की मदद करना चाही और जरा मुलायमत से कहा, हम यहाँ रात को क़याम नहीं करेंगे। क्लर्क ने मर्द पर नज़र डाली जो अपने दाहिने शाने अर्थात कंधे की तरफ सर को आदतन खम किए ज़रा उकताया हुआ सा खड़ा था। उसकी बारोब और दिलनशी शख्सियत के यकलख्त भौचक्का सा होकर क्लर्क ने जल्दी से कहा,
बहुत अच्छा, मैं मैनेजर से बात करता हूँ। और कमरों की कुंजियां मेहमानों को पेश करते हुए बैरे को आवाज़ दी। अब्दुल शक्ूर अब्दुल शक्ूर की क़यादत अर्थात अगुवाई में मेहमान कमरों की तरफ बढ़े और औरत रास्ते में हिंदुस्तानी मसनूआत अर्थात कलाकृतियाँ और साड़ियों की दुकान के सामने ढिठक गई। स्वीट जीसस, हाउ ब्यूटीफुल, न जाने इस नीले रेशम की कीमत क्या होगी। उसने एक कपड़े पर हाथ फेरते हुए मर्द को हैरत से मुखातिब किया। कल हमारे मुजाहिदों ने भारत के दुकान के रेडियो में से आवाज़ आई। हमारे जवानों ने कल सियालकोट सेक्टर एक ट्रांजिस्टर से आवाज़ आई। आज लड़ाई जोरों पर है साहब, आगरे पर भी बमबारी का खतरा है, दुकानदार ने कहा। आगरे पर बमबारी? मेहमान ने दोहराया। वह और उसकी बरतानवी रफ़ीके सफ़र अर्थात सहयात्री आहिस्ता आहिस्ता चलते लाउंज में जाकर एक सोफे पर बैठ गए। मर्द बाग के दरख्तों पर मंडलाती जर्द तितलियों को देखता रहा। औरत ने दीवार पर आईने के सामने जाकर बड़ी एहतियात से लिपस्टिक लगाई। साहब, ताज जाने के लिए कोई छोकरा साथ करूं? अब्दुल शक्ूर बैरी ने आकर दरियाफ्त किया। नहीं, मर्द ने चौंक कर और बैरी पर नज़र डालकर नरमी से जवाब दिया। हम आगरे के रास्तों से वाकिफ़ हैं। आपके सांवले रंग के बावजूद आपके हम वतन ना जाने क्यों आपको गैर मुल्की समझने पर मुसिर अर्थात ज़िद किए हैं। और वाक़या यह है कि आप गैर मुल्की ही पक्का हिंदुस्तानी बनने की कोशिश तो ज़रूर की आपने, मगर नाकाम रहे। औरत ने मुस्कुराकर कहा और मेज़ पर से लंदन का ताज़ा ओबजर्वर उठा लिया। हिंदू इंडिया और मुस्लिम पाकिस्तानी में मजहबी जंग। उसने अखबार की एक सुर्खी पढ़कर सुनाई। तशरीफ़ लाइए, ताजमहल देख आएं, मर्द ने सुकून से कहा। ज़रा ठहरिए, मैं हाथ मुँह धो लूँ। आपके प्यारे हिंदुस्तान की खाक धूल। वह सर उठाए वक़ार के साथ चलती हुई अपने कमरे की तरफ रवाना हुई। रोल्स ताज के सामने जाकर रुकी। वह दोनों कार से उतरे। अमेरिकन सयाहों की टोलियां और हिंदुस्तानियों के गिरोह नायलॉन की साड़ियां और शोख रंगों की शलवारें पहने हुए मुतवस्सित तबके अर्थात मध्य वर्ग की औरतें, स्कूल की लड़कियां, कॉलेज के तुलबा अर्थात छात्र, जनता के आम लोग जूक दर जूक अर्थात झुंड के झुंड अंदर जा रहे थे। एक दरख्त के नीचे एक कांस्टेबल एक मिस्कीन से फटे हुए स्याह सूट और बो टाई वाले फोटोग्राफर को फटकारने में मशरूफ था। एक गाइड ने रोल्स रॉयस से उतरने वालों का पीछा किया। गाइड मैडम, ताजमहल बिल्ट बाय शाहजहां, ग्रेट लव स्टोरी। भाग जाओ, अंग्रेज औरत ने गुस्से से पैर पटका। गाइड ने हैरत से नक्चड़ी मेम साहब पर नज़र डाली। चले आते हैं, थुड़दले कंजूस। वह बड़बड़ाता हुआ आगे चला गया। सुरमई सूट वाला शख्स आलमी हैरत में खोया ताजमहल और उसके पेश मंजर को देख रहा था। कुछ देर बाद वह और उसकी साथी चबूतरे पर से गुजरकर जमुना के रुख एक मुडेर पर टिक गए। उनसे कुछ फासले पर 3-4 सहाफ़ी अर्थात पत्रकार ज़ोर ज़ोर से तबादले ख्यालात कर रहे थे। यह है नया समाजी इनकलाब, उनमें से एक कह रहा था। आज से 10 साल पहले अवाम की इतनी बड़ी तादाद के पास पहनने के लिए रेशमी कपड़े नहीं थे, इतने बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, देहातियों के पास इतनी साइकिलें भी नहीं थीं। जी हाँ, लेकिन आप भूलते हैं कि आज हर तीसरी चपाती जो हर हिंदुस्तानी खा रहा है अमेरिकन गेहूं की है, दूसरे ने कहा। नेहरू को सिर्फ ख्वाब देखने आते थे, तीसरे ने कहा। ताज यकीनन हिंदू महल है। अब वक्त आ गया है कि हमें हिंदुस्तान की तारीख अज सरे नौ अर्थात नए सिरे से लिखना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म अपने हमज माअत से बात करता हुआ पास से गुजरा।
अरे भाई शेख साहब, वह आपके दोस्त शर्मा जी तो बड़े सख्त जनसंगी निकले, मुझसे बहस कर रहे थे। चुनी व चुना, मैं भी पुराना मुस्लिम लीगी, मैंने जवाब दिया। हजरत, एक बड़ा बादशाह तो आप लोगों ने पैदा नहीं किया। अशोक बौद्ध था, चंद्रगुप्त मौर्य जैन था, अकबर मुसलमान था। कायल हो गए? क्यों शेख साहब, कैसी रही? मीनार की दूसरी तरफ एक साहब अपने दोस्त से कह रहे थे। हाँ भाई, मुसलमान की भी क्या शान है? दोस्त ने जवाब दिया। सुरमई सूट और सफ़ेद मूछों वाले शख्स की साथी होंठ पचकाकर मुस्कुराई और पूछा, शाम को फिर यहाँ आएंगे ना? मैं ताज को चांदनी में भी देखना चाहती हूँ। हद है, उसके साथी ने नरमी और उदासी से मुस्कुराकर कहा। अपने जानिसारों को कत्ल करते रहने के बजाय आपको चाहिए था कि उनमें से एक से शादी कर लेती। शादी? हा हा, अंग्रेज औरत ने होंठ पचकाकर कहा। आप जैसी परेशान कुल बीवियों को हमारे यहाँ कवार कोटले में बंद कर दिया जाता था। अब किला? औरत ने गाइड बुक खोलते हुए कहा। वह दोनों समन बुर्ज में बैठे थे। किले में भी गैर मुल्की और हिंदुस्तानी सयाहों का मेला सा लगा था। दूर जमुना के घाट पर धोबने कपड़े धो रही थीं। सितंबर की धूप तेज होती जा रही थी। झरोखा दर्शन, दीवाने आम, बेगमात, मीना बाजार, कनीजे, मनसबदार, ख्वाजा सार अर्थात हिजड़ों का मेट, जो कुछ रॉल्फ्स ने यहाँ से जाकर मुझे बताया था। आंखें बंद कर लूँ तो सब सामने आ जाता है, औरत ने आहिस्ता से कहा। वह सामने संगे तख्त पर शाहजहाँ बैठा करता था। सामने महताबी अर्थात ऊंचा खुला मंच पर। नहीं, वह खुर्रम का नहीं, सलीम का तख्त है, मर्द ने चौंक कर जवाब दिया। बराबर की बुर्जी में दो अंग्रेज और दो अमेरिकन आपस में बातें कर रहे थे। हिंदुस्तानियों की मजमुई नाअक्ली अर्थात निकम्मापन देखकर मुझे उस मगरिबी नज़रिए पर यकीन आ गया है कि ताज एक इतालवी मेमार ने बनाया था। अंग्रेज की आवाज़ आई। अंग्रेज औरत ज़रा खजिल सी अर्थात शर्मिंदा सी नजर आई। वह दोनों नीचे उतरे। निचली मंजिल में चुग्गी दाढ़ी वाला एक गाइड गुसल खाने के दरवाजे में खड़ा एक हिंदुस्तानी जोड़े को बता रहा था। यह देखिए, यह कमरा मुगल आज़म के नमूने पर, मेरा मतलब है मुगल आज़म का शीश महल इस कमरे के नमूने पर बनाया गया था। सुरमई सूट वाले ने अचानक एक तल्ख कहकहा लगाया। वह दोनों किले का तवील अर्ज अर्थात विशाल फैलाव तय करके फाटक पर पहुंचे। कोक मैडम? चाय और शरबत के स्टॉल वाले ने सवाल किया। वह दोनों थके हारे टीम की कुर्सियों पर बैठ गए। चंद फ्रेंच सयाह बराबर की कुर्सियों पर सुस्ता रहे थे। एक गाइड उनके सामने खड़ा बेथकान बोले जा रहा था। इंडिया के दो पीरियड हैं सर, हिंदू पीरियड एंड मुस्लिम पीरियड। हिंदू पीरियड का ग्रेट रूलर है अशोक द ग्रेट। मुस्लिम पीरियड में 6 किंग हुए। बाबर द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, हुमायूं, अकबर द ग्रेट, जहांगीर द ड्रंकर्ड, शाहजहां द बिल्डर और औरंगजेब द फर्नाटेक। औरंगजेब के बाद द एंड हो गया। सुरमई सूट वाला शख्स सर पीछे डाले आसमान को ताकता रहा। स्टॉल का लड़का कोका कोला की 2 बोतलें लेकर आया। सुरमई सूट वाला शख्स और उसके साथी उसी तरह बैठे रहे। साहब कोका कोला? मेम साहब। दोनों ने जरा नाचारी से एक दूसरे को देखा। फिर औरत ने कनखियों से बराबर बैठी हुई फ्रेंच लड़की पर नज़र डाली जो तीली के जरिए कोका कोला पीने में अपने साथी को इशारा किया। दोनों बड़ी निफासत के साथ कोका कोला पीने में मसरूफ़ हो गए। अब जवाल अर्थात 2 पहरों के बीच का वक्त था। बोतलें ज़मीन पर रख वह दोनों उठे। मर्द ने कोट की जेब में हाथ डालकर एक नोट निकाला और बॉय की प्लेट में रख दिया। वह 100 का नोट था। पल भर में उसके चारों तरफ भीड़ लग गई। भिखारी, गाइड, आवारा लौंडे
बेकार नौजवान, चीथड़ों में लिपटे बच्चे। बख्शीश बख्शीश राजा साहब, नवाब साहब, हुजूर, अल्लाह भला करे, भगवान भली करें। एक अमेरिकन सयाह ने जल्दी से कैमरा फोकस करके इस मंजर की तस्वीर खींची। बख्शीश बख्शीश बख्शीश, कोरस बुलंद हुआ। सुरमई सूट वाले शख्स ने घबराकर अपनी जेबों में दोबारा हाथ डाला, मगर नोट के बजाय मुट्ठी भर सिक्के निकल आए। उसने सिक्कों को गौर से देखा और सरासीमा अर्थात चकित होकर अपनी जेब में वापस डाल दिया, मगर 2 सिक्के उसकी उंगलियों से फिसलकर जमीन पर गिर पड़े और लुढ़कते हुए एक फ्रांसीसी की कुर्सी के नज़दीक जा पहुँचे। यह देखकर सुरमई सूट वाले और उसकी अंग्रेज साथी ने वहाँ से सरपट दौड़ना शुरू किया। फ्रांसीसी ने, जो सूरत शक्ल से सोरबोन का जगादरी अर्थात दिग्गज प्रोफेसर मालूम होता था, झुककर वह सिक्के उठा लिए। उनको एक लम्हे के लिए गौर से देखा और आंखें फैलाकर चिल्लाया, गुडनेस, यह तो। वह सुरमई सूट वाले शख्स के पीछे पीछे दौड़ा, मगर इस दौरान वह दोनों गायब हो चुके थे। फतेहपुर सीकरी में सयाहों का मजमा निस्बतन कम था। संगे सुर्ख के महलात ढलती धूप में किसी मुतमईन फनकार के तखय्युल अर्थात कल्पना की तरह पुरसुकून नजर आ रहे थे। अकबर का महल सुनसान पड़ा था। इतने में 2 साए सेहन से गुजरकर बस्ती अर्थात बीच वाला हौज की जानिब बढ़ते नजर आए। सुरमई सूट वाला मर्द और उसकी साथी मीम पुल पर से गुजरकर संगे तख्त पर बैठ गए। मर्द वीरान आँखों से चारों तरफ की वीरानी को देख रहा था। उसका चेहरा सुत गया था और होंठ कांप रहे थे। रफ्ता रफ्ता सन्नाटा गहरा हो गया। दूर किसी कोने में कोई आहिस्ता सुरों की दरबारी अलाप रहा था। बादशाह सुबह सवेरे मौसीकी की आवाज़ पर जागता है, इबादत करता है, उसके बाद झरोखे में जाकर रियाया को दर्शन देता है। औरतें बीमार बच्चों को लेकर आती हैं और पादशाह के दर्शन से उन्हें शफा मिले। दीवाने आम में जलवा अफरोज़ होने के बाद वह मुल्की मामलात में मसरूफ़ हो जाता था। फिर अपने कमरों में जाकर बेहद सादा खाना नोश अर्थात ग्रहण करता है। सहपहार को किले की अफवाज अर्थात फ़ौजें, शाही असलहा फैक्ट्री और तेज़े तामीर इमारतों का मुआयना करता है। मैकेनिकल ईजादों में मसरूफ़ रहता है। शाम को चगान अर्थात चौगान का खेल, पचीसी या जानवरों की लड़ाई से लुत्फ़अंदोज़ होता है। रात को महफिल मौसीकी आरास्ता होती है, दास्तानें छिड़ती हैं, इल्मी और अदबी मुबाहिसे होते हैं। सीकरी लंदन से ज़्यादा पुर रौनक है। शाही तकरीबात और जश्न, हिंदू और मुस्लिम त्यौहार, जलसे और जुलूस, खुशहाल मुतसबित तबका, बाकमाल कारीगर, उल्मा, शोरा, मदारिस के तालिबे इल्म, अहले सैफ अर्थात तलवारबाज और ताजिर अर्थात व्यापारी, और मनसबदार, साधु संत और सूफिया व फोकरा अर्थात भिक्षुगण। आगरे से सीकरी तक रास्ते भर बाजार और दुकानें थीं। इस सारे हंगामे और गहमा गहमी में 1585 में एक रोज़ 3 गैर अहम से अंग्रेज इस खामोशी से फतेहपुर पहुँचे कि किसी ने उनकी आमद का मुतल्लक अर्थात बिल्कुल या तनिक भी नोटिस न लिया। यह तीनों विलियम लीड्स, गाल्फ फिच और जॉन न्यूबरी इंग्लिस्तान की हुक्मरां की तरफ से इस दरख्वास्त का खत लेकर यहाँ पहुँचे थे कि पादशाह उनके साथ अच्छा सलूक करे और तिजारत की इजाज़त मरहमत फरमाए। बादशाह ने इस खत का कोई जवाब नहीं दिया। विलियम लीड्स को दरबारी में जौहरी का काम मिल गया। रॉल्फ फिच 8 साल बाद लंदन वापस लौटा और अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसकी बिना पर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला। अंग्रेज औरत ने पढ़ते पढ़ते किताब बंद कर दी
क्योंकि ऊपर से एक तैयारा गड़गड़ाता हुआ गुजर रहा था। जोधाबाई के महल में घूमते हुए सैयाहों में भन भनाहट सी बुलंद हुई। पाकिस्तानी बमबार, पाकिस्तानी बमबार। तैयारा जन से गुजर गया, फिर खामोशी छा गई। अब साए लंबे हो रहे थे। महल के दीवारों के बाहर हकीम के मकान, शफाखाने, मदारिस, टकसालों, हमामों और रानियों के महलों की गुलाम गर्दिशें, अर्थात गुलामों के बैठने व सोने के लिए साएदार स्थान तारीख हो चली थीं। दूर अस्तबल की ड्योढ़ी के बाहर एक बूढ़ा हिंदू घड़ा और गिलास लिए सब्र के साथ सैयाहों का मुंतजिर था। कोई हिंदुस्तानी सैयाह पानी पीकर उसे 5 या 10 पैसा देता तो वह अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे दोहराने लगता। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह की ऊंची फसील के पीछे एक सहन में अबुल फजल और फैजी के मकान बराबर बराबर खामोश खड़े थे। ऐसा लगता था जैसे उनके मकीन अर्थात निवासी अभी अभी घर खाली करके कहीं गए हैं। फैजी के मकान की दीवारों पर सैयाहों ने पेंसिल से जो नाम लिखे थे उनमें सदर दरवाजे पर साजिद पहलवान मुरादाबाद सबसे जली हुरूफ अर्थात मोटे अक्षरों में नजर आ रहा था। एक आवारा कुत्ता अबुल फजल के मकान के चबूतरे से उतरा और खरामा खरामा चलता हुआ फैजी के सदर दालान में आया और पड़कर सो गया। सेहन की घास और बड़ा दरख्त हवा में सरसराया किए। अकबर के महल में चबूतरे पर बैठे हुए सुरमई सूट वाले शख्स ने आजुर्दगी अर्थात दुख से अपनी आंखें खोली और उठा। पंचमहल की आखिरी मंजिल पर पहुंचकर औरत ने सहरजदा अर्थात जादुई सी आवाज में उससे पूछा, फतेहपुर क्यों छोड़ दिया था? इसलिए कि पानी खत्म हो गया था या शुमाल मगरिब अर्थात पश्चिम उत्तर के मखदूश अर्थात बिगड़े हुए हालात की वजह से लाहौर जाकर रहना पड़ा था। मर्द ने बेध्यानी से सर हिलाया। दोनों नीचे उतरे। मर्द दीवाने खास के अंदर चला गया। एक खस्ता हाल नौजवान तालिबे इल्म आँख मिचौली की सीढ़ियों पर बैठा अपने दोस्त से आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था। इन हुजरों और फाटकों से निकलकर उसने सारा हिंदुस्तान फतह किया, सारे हिंदुस्तान को मुत्तहिद अर्थात एकीकृत किया। 16वीं सदी में उसने एक सेकुलर कौमी रियायत का ख्वाब देखा, लेकिन इस शादाब अर्थात हरे भरे अजीमुशाह दौलतमंद मुल्क पर सूरज डूबकर दूर इस अंधेरे सर्द कोहर आलूद अर्थात कोहरे में डूबा गरीब जजीरे पर तुलू होने वाला था। क्यों हारे हम लोग? इन हुजरों और ऐवानों में वह सारी आवाज़ें गूंज रही हैं। उर्फी, नज़ीरी, बीरबल, फैज़ी, खान खाना, टोडरमल, मानसिंह, तानसेन, अब्दुस्मद, फर्रुख बेग, मुकंद, केशव, हैरत अंगेज। सुरमई सूट और सफ़ेद मूँछों वाला शख्स दीवाने खास से बाहर निकला। सूरज डूब रहा है। उसने अचानक अपनी रफ़ीके सफ़र से कहा, जो लड़कियों के मदरसे की सीढ़ियों पर खड़ी थी, जल्दी करो जल्दी, और उसे तकरीबन घसीटता हुआ सेहन से बाहर ले गया। दोनों दरगाह की सीढ़ियां चढ़कर सेहन में दाखिल हुए। एक मुजाविर अर्थात मज़ार पर बैठने वाला उनके पीछे पीछे दौड़ा। मेम साहब यह पहन लीजिए। औरत ने घबराहट में अपने जूते उतारकर दूर फेंके और नंगे पांव चलती हुई अपने साथी के हमराह रोजे अर्थात मकबरा की तरफ बढ़ी। मज़ार के सामने पहुंचकर मर्द खुजू व खुशू अर्थात ध्यानस्थ से दुआ मांगने में मशरूफ़ हो गया। चंद हिंदू औरतें जालियों से लगी मिन्नतें मानने में मशगूल थीं। एक हिंदू ज़ायर अर्थात तीर्थयात्री ने दहलीज पर माथा टेक कर प्रणाम किया। दूर सेहन के एक कोने में एक आदमी झाड़ू देते हुए एक औरत से कह रहा था, गुरु का दरबार है अम्मा, कुछ देती जाओ।
एक ट्रांजिस्टर पर जंग की ताज़ा तरीन खबरें आ रही थीं। सुरमई सूट वाले शख्स ने दुआ ख़त्म की। वह और उसकी हमसफ़र बुलंद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। बुलंद दरवाजे के नीचे सारा देश, सारी धरती फैली हुई थी। तहमत बांधे हुए एक आदमी ने करीब आकर बड़ी लजाजत से अर्थात असहाय भाव से कहा, साहब 8 आने दे दीजिए तो बावली में कूद कर दिखाऊंगा। रोज़ कितना कमा लेते हो? सुरमई सूट वाले ने दुख से पूछा। सरकार, हम 6 आदमी हैं जिनका टर्न आता है रोज़ाना। साहब लोग बावली में कूदने को भी तो नहीं कहते। 4-8 आने मिल जाते हैं, गोताखोर ने जवाब दिया। कोई और काम क्यों नहीं करते? सुरमई सूट वाले ने पूछा। रोज़गार कहाँ है साहब? गोताखोर ने जवाब दिया। सुरमई सूट वाले ने बेसाख्ता अपनी हीरे की अंगूठी पर नज़र डाली और उसे उतारना चाहा, मगर अंग्रेज औरत ने फौरन उसके हाथ पर हाथ रख दिया। ऊपर से एक और जंगी तैयारा गड़गड़ाता हुआ गुजरा। इतने मर गए और अभी और मरेंगे, मर्द ने अपने आप से पूछा। औरत ने नज़र उठाकर बुलंद दरवाजे की महराब पर लिखे हुए अल्फाज पढ़े। ईसा इब्ने मरियम ने कहा, दुनिया एक पुल है, इस पर मकान न बनाओ। दुनिया की मुद्दत महज 1 घंटे की है। यह 1 घंटा इबादत में सर्फ करो, क्योंकि उसके बाद जो कुछ होने वाला है वह किसी को मालूम नहीं। मर्द ने बुलंद दरवाजे के सामने नज़र डाली। नीचे हद्दे नज़र तक सारा देश, सारी धरती फैली हुई थी। खेत, झोंपड़ियाँ, इंसानों की आबादी, नई फैक्ट्रियाँ। इन झोंपड़ों में कितनी भूख बिलबिला रही है? अंग्रेज औरत ने नागवारी से कहा। और सरहद पर, सरहद के उस पार तोपें गरज रही हैं। आधी रात के करीब होटल के लाउंज में अंग्रेज औरत पिक्चर पोस्ट कार्डों, बनारसी साड़ियों और दूसरे तोहफों के पैकेट बनाने में मसरूफ़ थी। कमाल है, इन सब चीज़ों का क्या करेंगी आप? उसके साथी ने हैरत से पूछा। वाह, वापसी पर सब पूछेंगे नहीं कि हिंदुस्तान से क्या लाई? सिडनी, स्पेंसर, सेसिल, फ्रांसिस, सबके सब। औरतें अलग जान खाएंगी। यह देखिए, मैंने तो मेरी तक के लिए हाथी दाँत की कंघी खरीद ली, मगर अब याद आया कि बेकार, क्योंकि मेरी गरीब का सर ही नहीं है। होटल के बाग में मुर्ग ने बांग दी। वह दोनों चौंक पड़े, सोफे से उठे और खामोशी से बरामदे में आ गए, जहां एक मेज़ पर विजिटर्स बुक खुली रखी थी। मर्द ठिठक गया। उसने रजिस्टर पर झुककर जरा दिक्कत से अपने दस्तखत किए। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाहे हिंद। फिर औरत ने कलम उससे लेकर बड़ी रवानी से लिखा, एलिजाबेथ अव्वल, मलकाए इंग्लिस्तान। पूरनमाशी का चांद बाग के ऊपर तैर रहा था। वह दोनों बरामदे से साये की तरह उतरकर रोल्स में बैठे। बर्फ जैसी वर्दी और रुपहले बादलों जैसे बालों और पलकों वाले शोफर ने इंजन स्टार्ट किया। रोल्स चंद कद आगे बढ़कर दफ़अतन चांदनी में तहलील अर्थात विलीन। अभी आप सुन रहे थे कुर्तुल एन हैदर जी की रहस्य रोमांच से भरी हुई कहानी 2 सयाह। कहानी आपने पूरी सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।